हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सभी, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप न्यू वीडियो को देख रहे हैं तो। ठीक है गाइस, और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन जो है ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए या फिर जब भी मैं वीडियो डालूँ तब भी नोटिफिकेशन मिल जाए और अपनी आप स्टडी जो है कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स के अंदर चैप्टर 5। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड कंप्लीट हो चुका है और जो हमारा 6th चैप्टर था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। हम लाइन वाइज जो चैप्टर को कंप्लीट ना करते हुए आगे पीछे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है गति के नियम। ठीक है, तो गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, तो चैप्टर 5 में हमारे पास चैप्टर जो है गति के नियम, तो उसमें हम गति का प्रथम नियम देख रहे हैं। तो इस नियम के अनुसार, ठीक है, तो ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो वह उसी चाल से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई जो है बाह्य बल कार्य ना किया जा सके। यही जड़त्व का नियम है, या इसी को हम जो है गति का प्रथम नियम भी कहते हैं। ठीक है, और अब बात आती है गति का द्वितीय नियम। तो गति का द्वितीय नियम क्या है, इस नियम के अनुसार किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। यदि किसी पिंड पर आरोपित बल F तथा इसका संवेग सदिश P है, तब सदिश F इज प्रोपोर्शनल टू P dP। D यहाँ पर से हम D, फिर नीचे है P सदिश dt। ठीक है, तो यहाँ पर से जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक नियतांक आएगा जिसको हम K से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा गति का द्वितीय नियम। ये गाइस आपने खुद से याद करने पड़ेंगे। गति का प्रथम नियम क्या है, देखिए बहुत ही इजी नियम है, आपने बस एक दो बार रिवीजन करना है इनका और ये आपको जो है लर्न हो जाएंगे। उसके बाद अगला है गति का तृतीय नियम। इस नियम के अनुसार जब भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उस वस्तु पर जो है बल लगाती है। दोनों एक दूसरे पर लगाए गए बल जो है, दोनों एक दूसरे पर लगाए गए जो बल होता है बराबर तथा दिशाओं, एक दूसरे की जो है बराबर दिशाओं तथा विपरीत दिशाओं में लगाते हैं। ठीक है, जैसे तैरते समय मनुष्य अपनी पानी जो है पानी को आगे से हटाता रहता है, ये क्रिया है। उसके फलस्वरूप क्या होता है, पानी जो है मनुष्य को आगे की ओर धकेलता है, ये प्रतिक्रिया है। यानी क्रिया क्या है, मनुष्य द्वारा पानी पर लगाए जाने वाला बल जो कि उस पानी को जो है मनुष्य पीछे की तरफ फेंकता है, यानी अपने हाथ जो है पानी की तरफ आगे को लाता है, ये क्या है क्रिया। उसी के परिणाम स्वरूप जो होता है पानी जो होता है मनुष्य को क्या करता है, आगे की ओर धकेलता है। तो यही हमारे पास क्या है, प्रतिक्रिया। ठीक है, तो गति का तृतीय नियम हो गया। गति के तृतीय नियम का तो क्या हो गया, अन्य रूप। ठीक है, गति के द्वितीय नियम का अन्य रूप क्या है, माना m द्रव्यमान का कोई पिंड v वेग से गति कर रहा है तो पिंड का संवेग, ठीक है, इसको हम द्वितीय नियम को क्या कहते हैं, संवेग परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो यही है कि क्या हो जाएगा, संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग को हम दिखा देते हैं सदिश P से और द्रव्यमान m से, और वेग हमारे पास सदिश राशि है तो सदिश v से। ठीक है, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलज निकालेंगे हम अवकलज करने पर। ठीक है, तो dp सदिश अपॉन में dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m, फिर यहाँ पर से आ जाएगा dv अपॉन dt, यानी जो हमारे पास ऊपर था वेग, देखिए वेग हो गया, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा संवेग, और यहाँ पर से m जो है अदिश राशि तो उसका हम अवकलज न निकालते हुए, देखिए संवेग इधर साइड था, इन लेफ्ट साइड में आपका संवेग है तो हम उसका निकाल लेते हैं अवकलज। तो क्या हो जाएगा, dp सदिश अपॉन dt सदिश, यहाँ dt, देखिए जो हमारे पास संवेग है वो सदिश राशि है, समय जो है सदिश राशि नहीं है, इसलिए उसके ऊपर सदिश का जो है एरो नहीं लगा हुआ है। उसके साइड में आपको राइट साइड में दिख रहा होगा m, यानी द्रव्यमान भी सदिश राशि नहीं है, और v जो है वेग यानी सदिश राशि है, तो वहाँ पे से dv अपॉन dt उसका क्या कर दिया अवकलज। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर जो होती है dp अपॉन dt इज इक्वल टू f। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर को हम f से दिखा देते हैं, तो यही यहाँ पर से बताया गया है कि संवेग परिवर्तन की दर जो है, देखिए जब हम ऊपर संवेग परिवर्तन की दर होती है dp अपॉन dt इज इक्वल टू सदिश f हो जाती है, और अगर वेग परिवर्तन की हम दर निकालते हैं, देखिए संवेग हमारे पास लेफ्ट साइड में आपको दिया हुआ है संवेग। ठीक है, अगर आपको जो लेफ्ट साइड में संवेग दिया हुआ है तो हम उसे p से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम वेग जो है हमारे पास, वेग को हम किससे डिनोट कर देते हैं, वेग परिवर्तन की दर निकाल दे तो a से, यानी राइट जो लेफ्ट साइड वाला है उसमें हम संवेग परिवर्तन निकालेंगे जो कि सदिश f हो जाएगा,
और जो राइट साइड में आपका है द्रव्यमान इंटू वेग, उसमें से द्रव्यमान अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है, तो वेग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी आपकी सदिश ए। तो यहाँ पर से आपका फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा वेग परिवर्तन के लिए सदिश एफ, यानी हमने क्या करा समीकरण संवेग परिवर्तन की दर को आप समीकरण 1 मान लीजिए और वेग परिवर्तन की दर को समीकरण 2 माना, तो हमने क्या करा देखिए सदिश f हो जाएगा dp अपॉन dt, dt से dt कैंसिल हो गया, dp अपॉन dv बचा, तो यहाँ पर से हमने क्या करा जो यहाँ पर से था m इंटू ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर, यानी देखिए राइट, देखिए ये दोनों इधर साइड के सेम है, इनको हम ना लेते हुए इनकी जो राइट साइड है यानी सदिश f और सदिश a, ठीक है f ले लिया और इधर साइड में a जो था a के साथ हमारे पास ऊपर देखेंगे जो दोनों पक्षों का हमने t के सापेक्ष अवकलज करा था तो बाहर क्या था m, ठीक है तो हमने वही लगा दिया, तो क्या हो जाएगा सदिश f इज इक्वल टू सदिश m इंटू सदिश a, ठीक है m यहाँ पर से क्या है अदिश राशि है, ठीक है। और अगला हमारे पास आ गया जड़त्व। जड़त्व क्या होता है इंटेरिया, इसको हम क्या बोलते हैं इंटेरिया। भौतिक वस्तुओं की स्वतः अपनी विराम अवस्था गति से अवस्था को स्वयं बदल पाने की जो हमारे पास सामर्थ्य होती है वस्तु का जड़त्व कहते हैं। बहुत देखिए दोबारा रिवाइज कर रही हूँ। भौतिक वस्तुओं की स्वतः अपनी विराम अवस्था गति को विराम अवस्था की जो उसकी गति है स्वयं बदल पाने की जो उसकी अवस्था यानी सामर्थ्यता होती है वही उसकी क्या कहलाता है जड़त्व कहलाता है। जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी होता है अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है। यानी देखिए आपने साइकिल चलाना देखा होगा, तो साइकिल आप चला रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको जो है घर्षण बल लगता है, ठीक है, तो साइकिल आपकी आगे की ओर बढ़ती है। आप साइकिल में बल लगाते हैं, साइकिल आगे की ओर बल लगाती है, तो वही मापा क्या कहलाता है जड़त्व। जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी जो है अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व जो होता है दो प्रकार के होते हैं, विराम के जड़त्व, ठीक है। विराम का जड़त्व क्या होता है, इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए जा सके, तो वही उसी को क्या कहते हैं विराम का जड़त्व कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया जड़त्व काहे का विराम का, यानी पहला जड़त्व हो गया। दूसरा जड़त्व है हमारे पास गति का जड़त्व, यानी दो नियम होते हैं विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व, ठीक है। तो हमारे पास जो गति का जड़त्व है वो क्या कहता है, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सरल रेखा में चल रही है तो वह उसके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वह उसके उस समय तक उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वस्तु स्थिति में जो प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन न किया जाए, यही गति का जड़त्व है, ठीक है। गति का जड़त्व क्या कहता है, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है या फिर स्थिर है, या तो चल रही है या फिर स्थिर है, जब तक कि उस पर कोई हम बाह्य बल नहीं लगाएंगे, ठीक है, जब तक कि उस पर क्या करेंगे बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में ही रहेगी, ठीक है। यानी अगर चल रही है तो उसी चाल से चलेगी और अगर रुकी हुई है तो उसी स्थिति में रुकी रहेगी। उदाहरण क्या हो जाएगा, चलती हुई गाड़ी को अचानक रोक देने पर यात्री का शरीर जो है आगे की ओर झुक जाता है, परंतु जो होता है पैर वगैरह स्थिर होते हैं क्योंकि वह गति के जो गाड़ी होती है गाड़ी के साथ ही जो है स्थिर होते हैं और शरीर जो आगे पीछे डोल रहा होता है, तो इसके कारण वह क्या होता है आगे की तरफ आ जाता है, ठीक है। अगला हमारे पास टॉपिक है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने आपको कॉपी पेन से ना दिखाकर जो है इसकी यहाँ पे आपको थ्योरी दिखाई जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और अच्छे से जो है अपनी जो है थ्योरी को लिख सकें। और देखिए गाइस अभी हम पीडीएफ के माध्यम से इनको पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम जो है इसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल को कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अगला टॉपिक क्या है, संवेग संरक्षण का नियम। यह आपका ड्राइंग है, कुछ इस तरीके से आपने जो है डायग्राम बनाना है। नीचे आपको दिख रहा होगा FQA और इधर साइड दिख रहा होगा FA, ऊपर A और B। अब देखिए हम इसको समझते हैं। इस नियम के अनुसार कणों के किसी निकाय का संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात टकराने से पूर्व और टकराने से बाद जो है संवेग परस्पर बराबर होते हैं। नहीं एक तो था A था, एक जो था B था, और टकराए तो आपस में उनका संवेग जो है बराबर होगा। उत्पत्ति निकाल लेते हैं। माना दो पिंडों प्रारंभिक PA तथा PB है, ठीक है, जो हमने ऊपर माना PA तथा PB है। गति करते हुए पिंड परस्पर टकराते हैं, सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी के लिए एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तथा अलग होकर PA और PB संवेग से गति करते हैं, ठीक है। तो गति के द्वितीय नियम से पिंड A पर आरोपित बल, तो अब हम निकाल लेते हैं इसमें बल। ओके, तो बल किस तरीके से निकलेगा, सदिश F, यानी सदिश F जो है हमने हमारे पास उसका हमने मान लेते हैं कि यहाँ पर से मान लिया PAB, हम इसको मान लेते हैं AB, ठीक है। तो यहाँ पर से निकालेंगे डेल्टा PA, संवेग क्या होता है P से दिखाते हैं, तो A के लिए हमने निकालना है तो अपॉन में क्या आ जाएगा T, क्योंकि समय अंतराल भी निकालना है। ओके, तो हमने अभी देखिए इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी। इस नियम के अनुसार करने के किसी निकाय संवेग संरक्षित रहता है टकराने से पूर्व, टकराने के बाद, तो हमें समय भी चाहिए होगा, इसलिए हमने यहाँ पर से क्या ले रखा है डेल्टा टी। तो क्या आ जाएगा देखिए PA माइनस PB अपॉन डेल्टा टी कैसे आ जाएगा, देखिए
पी बी पहले आ जाएगा हमारा पी ए, देखिए पी ए माइनस पी ए अपॉन डेल्टा टी, यानी टकराने से पूर्व टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है। और उस तरीके से पिंड अब बी पर निकालेंगे तो एफ बी ए इज इक्वल टू डेल्टा पी बी क्या है, पी संवेग है, बी के लिए निकाल रहे हैं तो अपॉन में डेल्टा टी। तो सदिश पी जो सदिश है, सदिश संवेग बी के लिए, सदिश संवेग बी के लिए अपॉन डेल्टा टी, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से हम निकालेंगे। एफ निकाल लिया हमने, बल निकाल लिया ए बी के लिए और उधर निकाल लिया बी ए के लिए, ठीक है। तो हमने ए बी के लिए निकाला था तो पी ए और पी ए आया था, और पी बी ए के लिए निकाला था तो पी बी और पी बी आया था, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। सदिश पी ए माइनस सदिश पी ए बराबर माइनस पी बी। देखिए यहाँ पर साइन काय का था, माइनस क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था, तो यहाँ पर से जब हम दो उनको ले रहे हैं तो इधर साइड आएगा, लेकिन हमने इसको जीरो के उधर साइड भेज दिया तो ये काय का हो जाएगा माइनस। तो इस तरीके से यहाँ पे माइनस आया तो साइन जो है चेंज हो गए, ठीक है। तो आपको आखिर में इक्वेशन क्या मिली, सदिश पी ए प्लस सदिश पी बी बराबर सदिश पी ए प्लस सदिश पी बी, सदिश पी ए प्लस सदिश पी बी इज इक्वल टू सदिश पी सदिश ए और जो है सदिश पी बी, ठीक है। टकराने से पूर्व संवेग यानी पी जो आपका सदिश पी ए और प्लस सदिश पी बी है वो टकराने से पूर्व का संवेग है, और जो आपका सदिश पी ए और तथा प्लस सदिश पी बी है वो टकराने के बाद का संवेग है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि निकाय का संवेग जो है संरक्षित रहता है। ये गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत में, यह पेपरों में जो है आता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारे पास घर्षण। घर्षण क्या होता है इसको देख लेते हैं। जब परस्पर संपर्क में स्थित दो बिंदुओं की सतहों के बीच संपर्क, देखिए सबसे पहले आता है घर्षण। अभी हमने पढ़ा है जड़त्व, तो अब आ जाएगा घर्षण। तो घर्षण क्या होता है, जब परस्पर संपर्क में स्थित दो वस्तुओं की सतहों के बीच आपेक्षिक गति होती है तो सतहों के बीच संपर्क तल में एक बल जो है आरोपित हो जाता है, उसकी जो है आपेक्षिक गति का विरोध करता है, इसे घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो घर्षण बल में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसका एक उदाहरण ले लेंगे। तो उदाहरण क्या है, एक लकड़ी के गुटके को मेज पर चलाकर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। हम जो इसको मेज पर चलाकर छोड़ देते तो वह शीघ्र ही रुक जाता है, यानी आप देखेंगे जब वो कुछ दूरी तय करेगा उसके बाद जो है वो अपने एक स्थिति में रुक जाएगा। तो घर्षण बल जो है दो प्रकार के होते हैं, उदाहरण हमने लिया है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि जब कोई साइकिल को हम चलाते हैं, अगर वो समतल सतह पर है तो वह क्या, अगर उसमें हम ब्रेक मार दें तो अपने आप ही वह रुक जाएगी। तो यही जो है घर्षण के उदाहरण है, ठीक है। ये हमारे पास जो है दो प्रकार के होते हैं। स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण आपके पास क्या होता है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में विरामावस्था में होती हैं तो उनके बीच जो घर्षण कार्य करता है वही क्या कहलाता है, हमारे पास स्थैतिक घर्षण कहलाता है, ठीक है। स्थैतिक घर्षण की स्थिति में मेज के तल पर गुटके पर दो बल आरोपित होते हैं। देखिए पहला बल आरोपित कौन सा होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया आर गुटके के भार mg को संतुलित करता है, जो उसका भार है उसको संतुलित करेगा, जो कि क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू mg। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, आरोपित क्षैतिज घर्षण बल, ठीक है, जो हमारे पास F है, जो कि क्या हो जाएगा Fs, हमने इसको माना है Fs से, जो कि गतिज बल को F को संतुलित करता है, F इज इक्वल टू Fs। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जो इसका नेक्स्ट है। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था स्थैतिक घर्षण, अब नेक्स्ट वाला है हमारे पास, इसी के हमने जब पढ़ा तो हम इसको देख लेते हैं सीमांत घर्षण है क्या, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत, दूसरा वाला टॉपिक नहीं है ये, इसी का टॉपिक है। सेकंड टॉपिक हमारे पास फर्स्ट था स्थैतिक घर्षण, सेकंड है यहाँ पर से गतिक घर्षण, लेकिन यहाँ पर से इसी का एक टॉपिक है जो हमने स्थैतिक घर्षण पढ़ा था, तो इसी का एक टॉपिक है सीमांत घर्षण। तो हम इसको देखते हैं। स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। वह अभिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया आर के जो है अनुक्रमानुपाती है, यह अभिक्रिया जो है आर के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू अभिलंब प्रक्रिया, ये क्या होती है, अभिलंब प्रक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर से एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू आर, एफ एस इज इक्वल टू हटाए तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा जिसको हम म्यू से दिखाते हैं, जो आपको कुछ यू की तरफ दिख रहा होगा लेकिन इसको हम म्यू पढ़ते हैं, तो यहाँ पर से आ जाएगा एस आर, ठीक है। जहाँ म्यू यू एस एक नियतांक है, यानी यू एस यहाँ पर से नियतांक है और आर हमारे वहाँ ऊपर हमने लिखा था अभिलंब प्रतिक्रिया है, ठीक है। इसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया स्थैतिक घर्षण का। नेक्स्ट हमारे पास जो है दूसरा जो हमारे पास घर्षण बल है वह है गतिक घर्षण। देखिए जब दो वस्तुओं के बीच आरोपित गति होती है तो वस्तुओं के संपर्क तलों पर द्वारा एक दूसरे पर आरोपित घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। गतिक घर्षण एफ के से डिनोट करते हैं, समानुपाती होता है आर के, ठीक है। एफ के यू के क्या होता है, गतिक घर्षण नियतांक होता है, ठीक है।
यू के क्या होता है, गति घर्षण नियतांक, यानी न्यू नहीं है ये, यहाँ आप यू नहीं कहेंगे, ये क्या है म्यू, यू की तरह दिखने वाला क्या आ जाएगा यू, आज ये जो यू की तरह दिखता है ये क्या कहलाता है, म्यू कहलाता है। ठीक है, ये आपने और जगह भी आप पढ़ेंगे अभी इसको आगे। गतिक घर्षण की डेफिनेशन क्या है, जब दो वस्तुओं के बीच आरोपित गति होती है, क्या होता है, ए आरोपित गति। ठीक है, तो वस्तुओं के संपर्क तलों द्वारा एक दूसरे पर आरोपित घर्षण, यानी जब बल होता है ना आरोपित, एक दूसरे को आरोपित करते हैं, यानी एक बल एक पे गति करेगा, दूसरा बल दूसरे पे गति करेगा, तो उसी तरीके से क्या होता है, वस्तुओं के संपर्क तलों द्वारा एक दूसरे पर आरोपित घर्षण को क्या कहते हैं, गतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो आरोपित बल, देखिए आरोपित गति कितना ईजी है, जब दो वस्तुओं के बीच आरोपित गति होती है तो वस्तुओं के संपर्क तलों पर एक दूसरे पर आरोपित जो घर्षण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गतिक घर्षण कहते हैं। गतिक घर्षण बल, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, एफ के इज प्रोपोर्शनल टू आर होता है, जहाँ पर से एफ के इज इक्वल टू यू के आर, जहाँ पे यू के क्या है, गतिक घर्षण नियतांक, जिसको यू को हम कैसे दिखाते हैं, न्यू से। तो ये थे गाइस आपके PDF। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और नोटिफिकेशन जो ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए, या जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो गाइज़ ये थे आपके आज के टॉपिक। इसके अगली वीडियो में जो है हम आई के टॉपिक को देखेंगे, जो कि हमारे पास क्या था, गतिक घर्षण के आई के टॉपिक को, या फिर हम न्यूमेरिकल को भी इसके अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है।